हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला पर आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी यूपी टेट जो मैथमेटिक्स जूनियर लेवल के 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के जो 15 क्वेश्चन हैं वो पहले वीडियो में करा दिए हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चन आज दूसरी क्लास में होंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट पहले का ही दूसरी क्लास है। उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट दूसरा आएगा, दूसरे के 15 क्वेश्चन। इसी प्रकार अल्टरनेट क्रम में चलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि निम्न में रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या वो होती है जो किन्हीं दो संख्याओं के घन करने पर प्राप्त होती है। जैसे 100 लिखा है, 1000 लिखा है, प्लस लिखा है 125। अब एक इसका वर्ग होगा, घन होगा 10⁻³ प्लस एक इसका होगा इसका। तो अगर टोटल इसका मान कितना होगा 1025, 1125 मतलब 1125। अब जो संख्या दी हुई उसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो पहली संख्या दी हुई है, सबसे पहले जो संख्या दी हुई होगी इसको करने की प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले जो संख्या दी हुई होगी उसको दो भागों में तोड़ लेंगे। एक 1592 लिखा है, इसको अगर हम अपने माइंड को रिकॉल करें तो आएगा, अगर हम इसको ऐसे तोड़ लें दो भागों में, तोड़ना दो ही भागों में, प्लस 592। ये तो हमारा 10⁻³ का वर्ग हो गया, घन हो गया। लेकिन जे वाली संख्या, तो जे हमारी रामानुजन संख्या नहीं होगी। दूसरा आता है हमारा 1357, इसको तोड़ लीजिए 1000 प्लस 357। 1000 तो 10⁻³ का होगा, लेकिन जे नहीं होगा, तो जे हमारी रामानुजन संख्या नहीं होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है 1729। 1729 कैसे लिखेंगे, इसको दो भागों में तोड़ लो, 1000 प्लस 729। अब 1000 को इसको लिख सकते हैं 10⁻³ प्लस 729 लिख सकते हैं 9⁻3। 9 का जो घन होता है वो 729। तो ये हमारी मिल रही संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा 1729। अर्थात समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। हार्डी रामानुजन संख्या वो संख्या होगी जिनमें दो संख्याओं के घन से बनी हुई होगी। अब दो संख्याओं के घन, अगर कोई संख्या दी हुई उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि उसको दोनों का घन हो जाए। अगर दोनों संख्याओं का घन हो जाता है तो वो हार्डी रामानुजन संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट होगा। जैसे हमारा मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। हमारे इंटर में अगर हमारे 600 नंबर आए, सॉरी 500 का होता है टोटल, 500 टोटल है, और हमारे अगर 250 नंबर आए तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 250, पहले 250 लिखेंगे, पेपर है मार्क का, और 250 नंबर हमारे यहाँ है, तो अगर हम परसेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे। 250 नंबर आए, कितने में से आए, 500 में से आए। परसेंटेज लगाना 100 कर दीजिए, 0 0 0 0 कट जाएगा इधर। 5 से 5 25, 5 10 50%। मतलब अगर हमारे 250 नंबर आए तो 50% आया। इसी प्रकार इसका सवाल समझिए। अब इसने कहा कि 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है। 250, 500 का कितना परसेंट है, क्या किया ऐसे। अब 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है। अब 603 का 1/3, जो भी कहीं से हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, जो सवाल हम दिया है उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ, निश्चित आंसर तक आप पहुंच जाओगे। 603 का 1/3 कर लीजिए पहले बस। 603 का 1/3 कितना हो जाएगा, 201। अब इसने कहा कि 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है। 67 का कितना परसेंट है। अब परसेंट लगाना है तो गुणा 100 कर दो बस। 67 काटो, 67 तियां 301, तो 3 गुणे 100 बराबर 300%। समझिए फिर से इसको। इसने कहा है कि 603 का 1/3, अब हम 603 का 1/3 कर लो। 603 का 1/3 मतलब 603 का तीसरा भाग कितना आ गया हमारा, 200। उसने कहा कि 67 का कितना परसेंट है,
जैसे हमारे जो इंटर क्वेश्चन टोटल 500 का होता है, 250 आया, तो हम कहें कि 250 500 का कितना परसेंट है, तो कितना हो जाएगा 50%। ऐसे ही इसमें कहा है कि 603 का 1/3 67 का कितना परसेंट है, तो कितना हो जाएगा 203/67। काट लीजिए भाई, हमारा आंसर आएगा कितना 300%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। छायांकित भाग कौन सा है हमारा, एक वर्ग दिया हुआ है पी क्यू आर एस, उसमें छायांकित भाग हमारा टी क्यू यू टी। मैं फिर बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो भी हमारा आंसर छुपा हुआ होता है वो क्वेश्चन में ही होता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से एनालिसिस कर लेते हैं तो हम आसानी से पकड़ लेंगे कि हमें अब क्या करना है। देखिए इस सवाल में इसमें क्या रखा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ना तो ए वाला पोर्शन होना चाहिए, ना तो ए होना चाहिए, और ना ही ए वाला होना चाहिए। अब ए वाला गायब कैसे कर सकते हैं भाई, जब नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि अब हमें इसको गायब करना है। अब गायब कैसे करना है, एक तो ये है कि इसे काट के इतना इतना गायब कर दें, इतने क्षेत्रफल नाप लें। जी तो हो गया बेवकूफ़ी वाला। दूसरा आते हैं, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से, समझिए बहुत गौर से, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, वर्ग के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो जो बीच वाला पार्ट इसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से समझिए, अगर पूरे वर्ग पी क्यू आर में से पी क्यू आर एस पी से अगर हम पी क्यू टी इसका क्षेत्रफल क्यू यू आर और इस तीसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको अगर तीनों को माइनस कर दें तो जो बचा हुआ पार्ट यही होगा। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन, अच्छा समझ में आएगा। अब हमें पी टी एस और यू का इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल से, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा, वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज पी एस टी, पी यहाँ पे क्यू होगा, सॉरी, पी क्यू टी प्लस त्रिभुज क्यू आर एस क्यू आर यू प्लस एस टी यू, अगर हम इसके क्षेत्रफल को घटा दें तो जे निकल आएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितनी है हमारी 10 10 20 20 20 20, तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। आप अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो हमारे जो शब्द हैं उन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हर जगह अगर यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन करा दिया, टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगर हमने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो आप खुद माइंड में रिकॉल कर लीजिए कि भुजा स्क्वायर का इसका मतलब 20 का स्क्वायर बरा माइनस त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज पी क्यू टी, अब चूंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार। लंब कितना होगा हमारा यहाँ पर 20, लंब गुणे 20 गुणे 10, दूसरा हो गया प्लस 1/2 क्यू आर यू, इसमें देखिए 20 गुणे 10, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्लस 1/2, इसका कितना हो जाएगा 10 10 एस टी यू 10 × 10। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 दशापन 20, यहाँ से 2 दशापन 20, 2 पंजे 10। अब हमारा 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 माइनस ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि 3 चल रहा है तो ब्रैकेट, नहीं तो फिर माइनस प्लस की दिक्कत हो जाएगी। 10 दशापन
100 गुणा कर लीजिए जो भी बचे हुए, 10 दशापन 100 प्लस फिर 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, 10 दशापन 100 प्लस 5 दशापन, इनकी दोनों 5 दशापन 50, ये हो गया हमारा 400। माइनस 250, 100 50, 250 हो गया। तो 400 में से 250 कितने का बचा? 50, 150 जी हमारा आंसर हो गया। मतलब कि जो हमारा जो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्षेत्रफल, वो इस भाग का आया है। अब इस भाग का कैसे आया भाई? हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से सभी त्रिभुज घटा दिए। इसका मतलब जितना भी पार्ट आया होगा, जे बचा हुआ जे तो आया होगा, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज टी क्यू यू का जो क्षेत्रफल आ गया वो हमारा कितना है? 150। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में, मतलब उसमें 30 लीटर जो मिश्रण है उसमें दूध भी होगा पानी भी, उसका जो अनुपात है दूध और पानी का 7:3 है। अगर हम इनका योग कर दें तो इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू जो 30 ही तो दी हुई है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। अब पानी मिलाना, इसका मतलब दूध से कोई छेड़खानी नहीं करना, जितना भी दूध 30 लीटर समझिए इसको। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना भी आंसर छुपा होता है सारा कुछ क्वेश्चन में ही छिपा होता है। क्वेश्चन का अगर हम एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार समझ नहीं आ रहा, कई बार समझो, समझ जरूर आएगा। देखिए इसे शुरुआत करते हैं। 30 लीटर दूध का मिश्रण दिया है, इसको 7:3 में बांट रखा है। कह दिया होगा 7:3। अब 7:3 कुछ भी हो सकता है। 7:3, इसमें 7 जो होगा वो हमारा दूध हो जाएगा और जो 3 होगा वो पानी, जो मिल्क और वाटर। अब इसका योग टोटल 10 के बराबर कितना होगा? 30। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 3। अब हमारा जो मिल्क होगा वो होगा 7 3 7 21, और जो वाटर होगा वो हमारा कितना होगा? 3 3 9, 21 9 30। देखो इतना मिश्रण होगा, उसमें 21 लीटर दूध होगा और 9 लीटर पानी होगा। ठीक, अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। अब 21 समझिए इसे, 21:9 लिखा है, नीचे लिखा है 3:, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि 3:7 हो जाए। अब हमें पानी से छेड़खानी करना है, पानी मिलाना, दूध से नहीं। दूध यहाँ कितना दिया हुआ? 21, यहाँ 7 दिया, 3 दिया। तो हमें जब दूध बराबर अगर करते हैं हम, तो पानी मिश्रण पता लग जाएगा। क्योंकि भाई अगर दूध से जब कोई छेड़खानी नहीं की है तो दूध तो बराबर रहेगा दोनों में। तो अगर यहाँ पे हम बराबर करें तो कितने? 7 से गुणा कर दें, ये हमारा हो जाएगा 21:9, नीचे हो जाएगा 7 3 21 अनुपात 7 7 49। अब देखिए ये जो अनुपात दिया हुआ है क्या दर्शा रहा है कि इसमें दूध बिल्कुल नहीं मिलाया गया, जो भी मिलाया गया पानी मिलाया गया। अब पानी कितना मिलाया गया इसको जे क्वेश्चन दिखा रहा है। पहले 9 था, 9 से 49 हो गया, इसका मतलब कितना पानी मिला दिया होगा हमने? 40 लीटर पानी मिला दिया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, मतलब अगर हम दूध और पानी मिश्रण टोटल इतना दिया हुआ और उसमें 40 लीटर और पानी मिला दें तो हमारा अनुपात 3:7 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि 3 वर्षों में ₹2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो? अब कोई राशि रही होगी, कोई भी राशि कहते हैं मूलधन, जो हमारा मूलधन होता है, जो मूलधन रहा होगा हमारा, उसमें 3 वर्षों जब उसका
सारा कुछ ब्याज व्याज लगाया गया तो कितना आ गया 2400। 2400 ब्याज, 2400 टोटल आया, इसका मतलब मिश्र धन आ गया बराबर ए। अब उसी मूलधन में 4 वर्ष बाद कितना आ गया हमारा 2520, ये हमारा 4 वर्षों के बाद मिश्र धन आया। तो उसने कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। अब इसको देखो क्वेश्चन को लिंक कैसे करना, मिश्र धन पूछ लिया, मिश्र धन बता दिया, मिश्र धन का फार्मूला लगा दिया। मिश्र धन का फार्मूला होता है ए बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो समय होता है टी। अब मूलधन दोनों के लिए समान होगा भाई, पहले 3 वर्षों के लिए इतना हो गया, फिर आगे चौथी वर्ष आई तो इतना हो गया, इसका मतलब मूलधन तो वही रहेगा सेम, तो मूलधन सेम हो गया। अब पहले 3 वर्षों के लिए कितना हो गया 2400 हो गया हमारा मूलधन मिश्रधन बराबर पी तो पी है, पता नहीं कितना सेम रहेगा दोनों कंडीशन, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर ये हो जाएगा 3। अब अगली जो चौथी साल आएगी, चौथी साल के लिए मिश्रधन कितना दिया हुआ, चौथी साल के लिए मिश्रधन दिया हुआ 2520 बराबर मूलधन वही अपना सेम रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अब 4 हो जाएगा। अब समझिए एक हमारे पास समीकरण ए वाली हो गई, एक ए वाली हो गई, दोनों लिए मिश्रधन समान है, जो उसका मूलधन है मूलधन सेम होगा भाई। मूलधन अगर सेम होगा तो इसे हमें अगर मूलधन को हटाना चाहें तो कैसे, या तो मूलधन के बराबर यहाँ से मूलधन निकाल लें, इसको इधर गुणा भाग करके निकाल लें, या फिर अगर इन दोनों को हम बटेम कर दें, एक दूसरे को भाग कर दें, तो हमारा पी से पी कट जाएगा। वैसे भी जैसे इसको P1 मान लो, इसको P2 मान लो, जब मूलधन समान है तो P1 बराबर P2 हो जाएगा। P1 बराबर जब P2 हो जाएगा तो यहाँ से P1 निकाल लो, P2 निकाल लो, ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि एक दूसरे के बराबर आएगा, इसका मान यहाँ पे रखने के बाद P गायब हो जाएगी। अब इसको P को गायब और भी तरीके से कर सकते हैं, अगर हम एक दूसरे को डिवाइड कर दें तो P से P कट जाएगी। समझिए अब कैसे करेंगे, पेज भर गया, अगले क्वेश्चन करते हैं। पहला है हमारा आ गया 2400 2520 अपॉन 2400 बराबर जो 3 वर्षों का था वो कितना था P1 प्लस 1 प्लस देखिए इसमें लिखा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब हमें पासा भी पता होगा, पासा क्या लूडो वाला होता है पासा। उसके बाद पासे एक दूसरे से बड़ा अंक आने की, लेकिन प्रायिकता बड़ा नहीं पता होगा कि प्रायिकता क्या होता है। हो सकता है पता भी हो, जो जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो समझ ले। प्रायिकता मतलब जो होता है, पहली बात प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। मतलब कि अगर हम कोई घटना घटित हो रही है या कोई भी घटना XYZ, वो कितने तरीके से हो सकती और हमारे अकॉर्डिंग कितने तरीके, जैसे एक पासा हो गया, एक सिक्का हो गया, सिक्का हेड होता है टेल होता है। अब इसकी कुल घटना कितनी होगी, अगर उछाला जाए तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, तो अनुकूल घटना कितनी हो, कुल घटना कितनी हो जाएगी 2। और हम कहें कि हेड आने की प्रायिकता हेड ही आए, तो हमारे हेड ही आए तो अनुकूल कितना हो जाएगा 1, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। अब इसे समझते हैं कि पास एक संबंध में क्या हो, ये तो सिक्का हो गया। अब जो पासा दिया हो तो क्या होगा, पास में कह रखा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अगर एक पासा फेंका जाए तो 6 स्थितियाँ होंगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो क्या स्थिति होगी, जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो हो सकता है पहली बार में
फेंका जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है पहले 5 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आए। तो ऐसे हम स्थितियाँ काउंट नहीं कर सकते कि कितनी टोटल स्थितियाँ होती हैं। अब उसने कहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंक। तो हम हाई स्कूल सबने लगभग पास किया हुआ है। हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जो अगर एक पासा फेंका जाता है तो टोटल स्थितियाँ कितनी होती हैं, 6। और अगर 2 पासे फेंके जाए तो उसकी टोटल स्थितियाँ होती हैं 36। अब 36 जो होती हैं एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। फिलहाल किसी भी पासे 2 पासों को फेंकने पर कितनी स्थितियाँ आ सकती हैं। हो सकता है कि पासा फेंके पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे 3 आ जाए, दूसरे पासे 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे 4 आ जाए, दूसरे पासे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे 2 आए, दूसरे पासे। तो इस प्रकार जो टोटल स्थितियाँ बनती हैं ये 6 बनेगी, यहाँ पे 6 बनेगी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। 2 पासों को फेंकने पर टोटल स्थितियाँ कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं जो हमारी होंगी, कुल घटनाएं वो हो जाएंगी हमारी 36। ठीक, प्रायिकता निकाल रहे हैं। आप समझिए इसमें क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन कहा गया है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर दूसरे से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। भाई 1,2 एक दूसरे से बड़ी है, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2 नहीं होगी क्योंकि सेम है। 1,1 नहीं होगी, 3,3 नहीं होगी, 5,5, 4,4, 5,5 और 6,6 ये नहीं होंगी। उसने कहा कि एक पासे पर दूसरे पासे से बड़ा अंक हो तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 5। भाई 1,5, 1,6, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, 5 इसमें हो गई, 5 ही इसमें हो गई, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 ही इसमें हो जाएंगी। 5,1 देखो एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30। तो जो उसने कहा है कि प्रायिकता निकालना, समझिए प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल घटना अपन कुल घटना। अब अनुकूल घटना हमारी कितनी आई थी, उसने कहा कि अनुकूल घटना जो हमारे अकॉर्डिंग जो सवाल में दी हुई कि एक दूसरे से बड़ा, तो 1,1 नहीं होगा, 2,2 नहीं होगा, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 वो नहीं होंगी एक दूसरे से बड़ी। लेकिन और जो संख्याएं होंगी वो तो एक दूसरे से बड़ी होंगी, अंतर होगा ना। तो टोटल 5 मिला के कितनी होगी अनुकूल घटना जो हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई थी, 30। और कुल घटना कितनी थी, 36। भाई जो 1,1, 2 वो भी तो आ सकते हैं, तो टोटल जो घटना होती है वो हमारी कुल घटना है, बट अनुकूल घटना कितनी होगी, 30। अब इसे कर लीजिए, 5 छक्का 30, 6 से काटिए, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 5/, आंसर नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पी अनुपात क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, आर एस इतना है, तो पी का मान एस का मान बताइए। इसमें समझ लीजिए ध्यान से, सवाल अच्छा है, आ जाता है। बच्चे इसको देखने के बाद इसमें जो इतने अनुपात दिए हुए हैं इन्हीं से पागल हो जाता है कि यार ये क्या आ गया। तो हमें डरना नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। अगर पी क्यू, अगर अल्टरनेटिव क्रम हो, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, और पी पहले वाले का और लास्ट वाले का पूछा जाए तो इनकी सबकी गुणा कर दो एक साथ। पी क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, जो पहला और लास्ट बचेगा उसी का अनुपात जो हमारा आएगा वही हमारा हो जाएगा। देखिए समझ लीजिए, पी अनुपात क्यू दिया हुआ 5/8, क्यू अपान आर। अच्छा, क्यू अनुपात आर या क्यू अपान आर बात ही की होती, ये तो आप जानते ही होंगे। 12/7, 12/7
उसके बाद आर अपान एस हो जाएगा हमारा 14/15। अब हमें पी और एस निकालना है। अब पी और एस कैसे निकल सकता है, अगर हम इनकी गुणा करते हैं तीनों की तो क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पी ओ एस का आर से आर कट जाएगा, पी ओ एस का मान निकल जाएगा। अब इनकी गुणा कर दो, पी अपान क्यू गुणे क्यू अपान आर गुणे आर अपान एस इक्वल टू 5/8 इंटू 12/7 इंटू 14/15। अब इसको काट दीजिए, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचा पी, यहाँ एस, यहाँ काटिए, 5 से 5 कट गया, 7 दूनी 14, 2 से 4 8, 4 तियाँ 12 और 3, 5 से 3 होगा यहाँ पर, 5 तियाँ 15, 3 से 1। इसका आंसर हो जाएगा 1:1। इधर का क्या बचा, पी अपान क्यू, पी अपान एस। फिर से समझिए, समझ ना आया हो तो पी अपान क्यू, पी अपान क्यू, क्यू अपान आर इंटू आर अपान एस इक्वल 5/8 इंटू 12/7 इंटू 14/15। इसे काट लीजिए, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 5 तियाँ 15, 3 चौक 12, 4 से 4। यहाँ पे क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर, तो पी अनुपात एस का मान हो जाएगा 1:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। अब सबसे पहले ये पता लगे कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण किसी जो भी बहुभुज होता है या किसी बहुफलक होता है में, किसी बहुफलक में दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, जे वाली रेखा जो होती है वो उसका विकर्ण कहलाती। अब उसने कह दिया कि समषटभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। अब जैसे हम चतुर्भुज कह दें कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 2। ठीक, इसी प्रकार समषटभुज, समषटभुज, समष्टभुज ऐसे कह दे। जैसे इसमें तो हमें दिख रहा है, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 2 होगा, लेकिन अगर हम समषटभुज कह दें, सम अष्टभुज कह दें या सम चतुर्भुज कह दें तो उसका कैसे निकालेंगे। समषटभुज का जो समषटभुज होता है, समषटभुज का मतलब सम मीन्स समान, षट मीन्स 6 और भुजा मीन्स भुजा, जिनमें जो 6 भुजा हों, जो 6 भुजा हों वो सभी समान हो। अब कौन सा होता है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो हमारी जो बेंजीन संरचना होती है वो हमारा समषटभुज होता है। अब इसमें विकर्णों की संख्या एक सूत्र द्वारा निकालेंगे और एक हम अपनी तरफ निकाल रहे हैं। देखिए कैसे आए, इसमें कौन कौन से विकर्ण बन सकते हैं। देखिए, एक विकर्ण जे बन जाएगा क्योंकि दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण होता है। एक जे वाला बन जाएगा, एक ए वाला बन जाएगा। ठीक, उसके बाद एक अगर इसको हम यहाँ से ले आएँ ऐसे, एक जे एक ए हो जाएगी। इसी प्रकार एक इधर से जाएगी, एक इधर से इधर आ जाएगी। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, एक, देखिए कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जो ए वाली संख्या जे 8। अब इसको एक नहीं समझ में आया होगा शायद, चलिए समझते हैं इसको सूत्र द्वारा। इसका जो फार्मूला होता है किसी भी बहुभुज का जो विकर्णों की संख्या निकालने का, वो होता है n विकर्णों की संख्या विकर्णों की संख्या
किसी बहुफलक में विकर्णों की संख्या, इसका फार्मूला होता है n माइनस वन अपॉन 2 माइनस n, ये फार्मूला होता है n माइनस वन अपॉन 2 माइनस 1। अब अगर सम षटभुज पूछा 6 भुजाओं लिए तो n बराबर कितना हो जाए 6। अब n की जगह 6 रख दो, देखिए हो जाएगा n माइनस वन अपॉन 2 माइनस n। अब n की जगह 6 रख दी, 6 गुणे 6 में से गया 5 बटे 2 माइनस 6, 2 3 6, 3 5 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 9। अब जो 9 आया है ये कह रहा है कि जो समषटभुज होगा उसमें जो हमारे विकर्ण आएंगे वो 9 आएंगे। अब जो 9 विकर्ण आएंगे ये तो एक सूत्र की तरफ निकल आया, या चलो हम मान लेते हैं इसका, चलो नहीं पता होगा, हो सकता है चतुर्भुज का देख लेते हैं। चतुर्भुज के लिए n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 4। अब सूत्र में रख दो n माइनस वन अपॉन 2 माइनस n। अब n की जगह 4 रखो, 4 गुणे 4 में से गया 3 अपॉन 2 माइनस 4, क्योंकि चतुर्भुज के लिए निकालना विकर्णों की संख्या, तो 2 दूनी 4, अब 2 3 6 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसको ऐसे भी पता है हमें कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, इसको सूत्र तरीके से ऐसे निकाल लिया। अब उसने कहा कि समषटभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। आ तो गया यहाँ पर 9, लेकिन आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। देखो अगर हमें निकालना हो, समषटभुज बना दिया, इसमें 9 कौन कौन से होंगे, 1 2 3, एक जे 10 लाख के 4, ये 10 लाख के जे यहाँ पे चला जाएगा 5, उसके बाद इसके बाद जे यहाँ से चला जाएगा 6, उसके बाद 7, 8 के बाद 9। तो हमारे किसी षटभुज में कितने हो गए 9। इसी प्रकार अष्टभुज में है तो n की जगह 8 रख देंगे, उसका मान निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन हो गया हमारा रिपीट वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन है गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित में नए प्रश्नों को स्पष्ट करना, बिल्कुल नहीं। नए सूत्रों को समझाना, नहीं। गणना कौशल का विकास, ड्रिल कार्य के द्वारा हम जो गणना कौशल का विकास होता है उसके द्वारा ये होता है। ठीक, जो गणना वाली स्थिति होती है वो ड्रिल कार्य अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है प्रयोगशाला विधि। बच्चों को जितना हंस खेल के, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हंस खेल के जितना हंसोगे उनके सामने, जितना हंसा के उनको पढ़ाओगे, एक प्रयोगशाला विधि हो गई, तो उसको बच्चे जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि का मतलब होता है जैसे घटना कोई निरीक्षण करके, कोई उधर इधर बातें सुना के बच्चों को समझाना, घुमा फिरा के, जिसे बोलते हैं कि मसाला लगा के बात करना, तो वो हो गया हमारा आगमन विधि। मतलब आगमन विधि उस विधि कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे कोई घटना है, उनका विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद उनको अपने सिद्धांतों के रूप में निर्माण कर दो, वो हमारा हो गया आगमन निगमन विधि। मतलब छोटे बच्चों को ये पसंद होता कि उधर इधर बातें बना के उनका जो नया नियम है उसको बना के उसको मसाला लगा के कर दो। विश्लेषणात्मक
विश्लेषण करना, किसी विश्लेषण करके किसी चीज़ को बताना, तो ये भी होता है। लेकिन व्याख्यान विधि सिर्फ अगर बच्चों व्याख्या ही करते रहोगे, पढ़ाओगे नहीं, तो ये उपयोग नहीं होगा। गणित शिक्षण के लिए प्रयोग भी करना जरूरी है। आगमन निगमन उधर इधर बताने के बाद फिर उसे अपनी भाषा में समझाना, ये भी। जैसे पता लगा गणित हमें समझ नहीं आ रहा है छोटे बच्चों, उनके लिए पहले पूरी किताब पढ़ दी, उसके बाद अपनी भाषा में उसको समझाने लगा। हमारा आगमन निगमन विधि कहलाएगा। विश्लेषणार्थ, पूरे विश्लेषण के साथ किसी चीज़ को बताना, तो ये हमारा हो जाएगा व्याख्यान विधि, इसका नहीं होगा। एक क्वेश्चन, उन्हें बाल केंद्रित शिक्षा ज़्यादा पसंद होती है, मतलब जो वो कहें टीचर उसके हिसाब से हंस खेल के उसे बताए, तो वो हो गई हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। लेकिन अगर व्याख्यान कर रहे हैं तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। बच्चा शिक्षक से उतने जो छोटे बच्चे होते हैं शिक्षक द्वारा उतना नहीं समझते जितना वो अपन जो वो बोले उनके हिसाब से जो टीचर समझाते हैं उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्रित हो गया। जो हमारा CDP का पोर्शन है इसमें डाल दिया इन लोगों ने। उसके बाद जो बाल केंद्रित होता है वो इस व्याख्यान विधि में नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षक अपने हिसाब से समझाएगा व्याख्यान, तो टीचर के हिसाब से नहीं करना, इसलिए जो इसकी व्याख्यान विधि नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में संबंध बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे संबंधित आएगा ही। समझ लेते हैं। माध्यक क्या होता है, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है कि जो कोई आंकड़े दिए होते, पहली बात ये सभी डाटा संबंधित होते हैं, 1 2 3 4 5 काम ऐसे लगे। माध्य मतलब होता है समांतर माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य का मतलब माध्य का कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं, अगर हमें तो n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद अपन 2। तो इसमें जो संबंध होता है, सबसे पहले इसको अपने तरीके से हम समझा दें जो रटने के हिसाब से होता है। सबसे पहले बहुलक सबसे बड़ा है लिखा हुआ, बहुलक निकाल लो इससे। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका या माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। इसको समझिए। अगर ऐसे समझ नहीं आता कि अगर क्रम चेंज हो जाता, पता नहीं लगता कि किधर से, तो बहुलक सबसे बड़ा है, इसको सबसे पहले रख ली। बहुलक सबसे बड़ा है। 3 माध्यिका। अब देखिए जो माध्यिका लिखा हुआ है वो 3 अक्षरों से लिखा हुआ है 3, और जो माध्य लिखा है वो 2 से लिखा है। तो इसको सीधे समझने की कोशिश करो। अब इसको चाहे हम ऐसे लिख दें, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू बहुलक, या फिर बहुलक बराबर 3 इंटू बहुलक बराबर, इसको अगर हम इसे मान लें, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस, अगर इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस 2 इंटू माध्य, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके जो दूसरे एग्जाम्पल है उसे समझ लीजिए। जैसे ये है 2 इंटू माध्यक, 2 इंटू माध्यक तो आएगा ही नहीं पहली बात। 3 माध्यक में 3 वर्ड है तो 3 आएगा उसके आगे, 3 इसके आगे दिया हुआ, 2 माध्य दिया हुआ, लेकिन बड़े में से छोटा वाला घटेगा, जबकि यहाँ पर माध्य में से घट रहा है, जबकि घटना इसमें चाहिए। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत सम, इसमें लिखा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्वेश्चन छोटा है थोड़ा, बड़ा। इसमें लिखा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो वो संख्या बताइए, संख्याओं का योग बताइए। पहले संख्या निकालना भाई, किसी संख्याओं का योग तभी निकल सकता है जब पहले हमें उनका योग पता हो। योग के बाद फिर पहले वो संख्याएं बताऊं तभी तो उनका योग निकाल सकते हैं। अब उसने कह दिया कि जो 2 संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 84 है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर 1 2 4 6 ये सभी संख्या होती हैं। इनका मतलब इनका जो बीच अंतर होता है कितने का होता है?
सबके बीच 2 का अंतर होता है सम संख्या। अब सम संख्याएं ऐसे तो हमने जे तो पर्टिकुलर किसी के लिए होगी, लेकिन 2 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं वो तो हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं सबसे पहली क्रमागत संख्या होगी x, दूसरी होगी x+2। भाई दूसरी क्रमागत संख्या कब मिलेगी हमें, जब उसमें 2 जोड़ दें तब। अब x+2 इसने कहा कि, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ जो क्वेश्चन कहता जा रहा है, मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी कौन सी हो जाएगी, फिर 2 का अंतर x+2। अब उसने कहा है कि इनके वर्गों का अंतर 84 है। अब वर्गों का अंतर तो x+2, इसमें बड़ी कौन सी होगी, x+2 बड़ी हो जाएगी, क्योंकि भाई किसी संख्या में जुड़ के आ रहा है, एक जुड़ा हुआ नहीं है, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इनका अंतर कर लो, x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, 84। अब a+b का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है, जे a+b का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, इसका होता है a² + b² + 2ab, a+b का स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, a का मतलब x² प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x हो जाएगा, माइनस x² इक्वल टू 84। अब x से x कट जाएगा, जो हो जाएगा x², सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 84 माइनस 4, क्योंकि a वाला 4 इधर चला जाएगा। अब 4 जो हो जाएगा यहाँ पर 4x इक्वल टू 80, तो 4 काटिए, 20। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 20, 4 20 80, x का मान आ गया 4। अब x बराबर जो 4 आया है, x बराबर जो 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, पहली संख्या हमारी आ गई, दूसरी संख्या क्या थी, x प्लस जो x बराबर 20 आया है, दूसरी संख्या कितनी थी, x+2, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 2 बराबर 22। अब उन संख्याओं का योग पूछा, पहली संख्या कितनी, x प्लस x+2, x+2। अब x जगह x मान रख दो, कितना था 20 प्लस 20 प्लस 2, इसका मान हो जाएगा 42। बस ये पूछा कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं। इसमें लिखा है 256 की पावर 16.16 इंटू 16 की पावर 0.18 का मान बताइए। अब जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 16 गुणा में लिखा हो और फिर लग रहा हो कि एक दूसरे का, सबसे पहले इनके बेस बराबर करते हैं। देखिए 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.8। अब जब इस तरीके कहीं भी अगर गुणा में आ जाते हैं इस तरीके के सवाल, तो सबसे पहले इनके बेस बराबर करेंगे। अगर 256 हम लिख दें 16 की पावर, स्क्वायर कर सकते हैं इसको, स्क्वायर की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब 16, अब एक नियम होता है जो घातांक में करने को होता है कि a की पावर 2 की पावर 2 लिखा है तो ये हो जाएगा a की पावर 4। ऐसे ही यहाँ पर 16 की पावर हो जाएगा 16 दूनी 32.32 हो जाएगा यहाँ पर 16 की पावर इंटू 16 की पावर 0.18। अब एक नियम और होता है घातांक में करने का, अगर दोनों के बेस बराबर हो, जैसे x पावर 4 इंटू x पावर 2, तो इसका जो मान आएगा x पावर बेस एक जगह हो जाएगा दोनों का, और जो ऊपर घाते हैं वो सीधे जुड़ जाएंगे। ऐसे इसमें 16 दोनों तरफ एक समान है, 16 को एक तरफ रख लो, इनको दोनों जोड़ दो, 0.32 प्लस 0.18
18, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 16 की पावर 0.50। अब 0.50 का मतलब क्या होता है? अगर इसको पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आएगा? 100। 50 दूनी 100। इसका मतलब 16 की पावर कितनी हो जाएगी? 16 की पावर 1/2। अब 16 की पावर 1/2 का मतलब हुआ, 16 की पावर 1/2 का मतलब हुआ कि 16 का अंडर रूट, इसका मतलब ये हो गया। अब 16 कितना हो जाता है? वर्गमूल 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा क्लास। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।